नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। 23 की तैयारी हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की। मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस की है। जहां जिसकी सरकार है उसकी रफ्तार तेज होती है, स्वाभाविक सी बात है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन मिलकर इस समय एक अलग तरह के मोड पर नजर आ रहे हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि कैसे हम बूथ तक पहुंचे, वजह उसकी कुछ भी हो या तैयारी के बीच में कोई भी ऐसा एक प्रोग्राम्स लेकर आए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ पाए। लेकिन इसी तरह का प्रशिक्षण शिविर कांग्रेस का इस समय छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है और वहां सबको टारगेट दिया गया है कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा यह मंडल अध्यक्षों से बात कर रहे हैं, सांसद विधायकों से बात कर रहे हैं। तैयारी यही है कि बूथ को मजबूत करना। मध्य प्रदेश में बीजेपी अपने बूथ को मजबूत करने में लगी है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस। तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस मुश्किल में है मध्य प्रदेश में, लेकिन छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सामने एक चैलेंज बनकर खड़ी है कांग्रेस? तो यही समझने का आज प्रयास रहेगा, क्योंकि बी.एल. पुनिया पहुंचे हुए हैं छत्तीसगढ़ में, जो लगातार बैठ के कर रहे हैं, शिविर दे रहे हैं, शिविर की मार्फत लोगों से बात कर रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि बूथ इसको हम कैसे मजबूत करें, यानी बूथ को मजबूत करने दोनों तरफ से, मध्य प्रदेश में बीजेपी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस, दोनों अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। तो चलिए सुन लेते हैं जरा क्या कह रहे हैं बी.एल. पुनिया और वी.डी. शर्मा जी। अभी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर, भारत के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो इस दुनिया के अंदर इतिहास बनाया है, उस पर पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक मंडल में 2 स्थानों पर योग दिवस के कार्यक्रम करने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने लिया है 21 जून को। उसकी तैयारी है। साथ में ही 23 जून डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि से लेकर के 6 जुलाई जन्म जयंती तक भारतीय जनता पार्टी ने, जो हमारा एक अखिल भारतीय कार्यक्रम है, प्रत्येक बूथ पर हम इस अभियान को और इस कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। और हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जयंती के कार्यक्रम से लेकर वृक्षारोपण का अभियान बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक बूथ स्तर पर यह अभियान होगा। इसमें प्रत्येक बूथ पर 11 वृक्ष लगाने का, जो फलदार वृक्ष हैं, ऐसे वृक्ष, छायादार और फलदार वृक्ष लगाने का अभियान हर बूथ पर, बूथ समिति हमारी 11 लोगों की होती है, तो 11 वृक्ष लगाने का अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। साथ में ही प्रत्येक बूथ वैक्सीनेशन युक्त बने, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान है। इस आह्वान को लेकर के भी, वैक्सीनेशन के अभियान को लेकर के जागरूकता और उस दिशा में वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा हो, ये भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ता मिलकर के प्रयास करने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं तक पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती है और कार्यकर्ता को हमेशा रिचार्ज रखे उसके लिए भी कोई प्रोग्राम्स तैयार कर लेती है। जैसा कह रहे हैं कि योग दिवस से लेकर और वृक्षारोपण करने तक अब कार्यकर्ता रिचार्ज रहेंगे, कुछ ना कुछ कामों में लगे रहेंगे। मकसद यही होगा कि 23 तक ये कार्यकर्ता इसी तरह काम करते रहें और यही बीजेपी का संगठन है। मेरे साथ संदीप मिश्रा जोड़ रहे हैं, हमारे ब्यूरो चीफ। संदीप, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी में हम देख रहे हैं कि 2 दिन से लगातार बैठकों के दौर जारी है। एक तरफ सरकार बैठक करने में लगी है, नए नए प्रयोग करने जा रही है, दूसरी तरफ प्रदेश संगठन की बैठकें भी देखी जा रही, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा कार्यक्रम बीजेपी जरूर निकाल लेती है जिससे कार्यकर्ता रिचार्ज होते रहें। तो क्या ये 23 की तैयारी है? बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यही खूबसूरती है, किस तरह से कार्यकर्ताओं को काम पर लगाना है और कार्यकर्ताओं को किस तरह से रिचार्ज करना है। क्योंकि जब लॉकडाउन था तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में संपर्क आपस में टूटा था। फोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भले जुड़े थे एक दूसरे से, लेकिन अगर हम बात करें तो जो सामाजिक सरोकार की बात होती है, पार्टी की मजबूती की बात होती है, तो इन सब चीजों को लेकर कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का संपर्क टूटा था। और इन सब चीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ताओं को
रिचार्ज करना चाहती है। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा इन सब चीजों में काफी माहिर नजर आते हैं। जिस दिन से मध्य प्रदेश अनलॉक हुआ है उसके बाद से ही ताबड़तोड़ बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है भाजपा में। सभी वर्चुअली बैठकें आयोजित की जा रही है भाजपा में, और मतलब निचले स्तर से लेके बड़े स्तर तक के सभी स्तर के नेताओं से बात की जा रही है। वो मंडल स्तर के कार्यकर्ता हो या फिर सांसद हो, विधायक हो, सभी प्रतिनिधियों से बात की जा रही है, लगातार संवाद किया जा रहा है और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश देने के साथ साथ आवश्यक दायित्व भी सौंपे जा रहे हैं। जी, ये किस तरह का होगा? जैसे वो कह रहे हैं कि अलग अलग तारीखों का उन्होंने ऐलान भी किया है कि इन तारीखों में काम किया जाएगा, तो क्या ये माना जाए कि कुछ भी ऐसे कार्यक्रम के मार्फत बीजेपी आगे बढ़ती रहेगी? और एक चैलेंज भी रहेगा बीजेपी के सामने, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिविटी भी गई है लोगों के मन में, तो क्या उसको दूर करने का प्रयास भी है ये? बिल्कुल अच्छी बात कही है आपने, क्योंकि अब यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि जो बूथ स्तर पर पौधे लगाने की बात कही गई है, वहां पर देखिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं रहेंगे। वहां पर जो उस क्षेत्र का आम आदमी होगा, स्थानीय कार्यकर्ता होगा, तो उन सबको भी एकजुट किया जाएगा। यानी कि सिर्फ कार्यकर्ता ही जाकर के 11 पौधे नहीं लगा देंगे किसी भी बूथ पे, वहां के लोगों को जोड़ा जाएगा। और जब लोगों को जोड़ा जाएगा तो उन्हें भी ये महसूस होगा कि भारतीय जनता पार्टी हमें भी कुछ काम देना चाहती है, हमें भी अपने परिवार का सदस्य मानती है। तो कहीं ना कहीं एक लगाव होता है लोगों का कार्यकर्ताओं के प्रति, और उसके अलावा उन कार्यकर्ताओं का आम लोगों के प्रति, तो एक संवाद स्थापित होता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की यहीं पर खूबी दिखती है। और भाजपा, जब कांग्रेस की बात होती तो यहीं पर अभी भी आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के सामने एक भी कार्यकर्ता या कांग्रेस का एक भी नेता घूमता नहीं दिखता है। हमेशा कांग्रेस इस बात का जिक्र करती है कि भाजपा किसी भी चीज को इवेंट बनाती है। इवेंट बनाने का मकसद ही होता है यहां पर भारतीय जनता पार्टी का कि इवेंट के माध्यम से कार्यकर्ताओं को किस तरह से एकजुट करना है और किस तरह से उनको काम सौंपना है, एकता का परिचय दिखाना है। ये सारी चीजों का यहां पर अंतर हमेशा दिखता है भाजपा में। चलिए संदीप, बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। मैं अब छत्तीसगढ़ भी जरा बात कर लेता हूं, फिर इन चर्चाओं को आगे बढ़ाऊंगा, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों की। कुलेश्वर मेरे साथ जुड़े हैं। कुलेश्वर, हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सक्रिय है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस। स्वाभाविक है कि यहां सरकार बीजेपी की है, वहां सरकार कांग्रेस की है। दोनों जगह कांग्रेस की सरकारें बनी थी, लेकिन मध्य प्रदेश में संभाल नहीं पाए, और वहां पर भूपेश बघेल बड़े अच्छे से सरकार को भी संभाले और संगठन को भी मजबूती दे रहे हैं। किस तरह से वहां प्रशिक्षण दिया जा रहा है? क्या यह माना जाए कि 23 की तैयारी में कांग्रेस भी अभी से लग गई? देखिए, बिल्कुल छत्तीसगढ़ में भी जो है भारतीय जनता पार्टी काफी सक्रिय है। एक विपक्ष के नाते भले ही कम विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन यहाँ भी काफी सक्रिय नजर आ रही है। उसी विपक्ष की सक्रियता के कारण ही जो है कांग्रेस पार्टी ने आनंद फानंद में प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की। आपको बता दूं, काफी लंबे समय से कोई बड़ी बैठक जो है कांग्रेस में नहीं देखने को मिला था, लेकिन जिस तरह से विपक्ष जो है छत्तीसगढ़ में सक्रिय हुई, लगातार सरकार को हर एक मुद्दे पर जो है घेरते हुए यहाँ पे नजर आए, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने ये प्रशिक्षण शिविर का 5 दिवसीय आयोजन किया गया। हमने देखा कि कल जिस तरह से पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने जो है तमाम कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया और विपक्ष के सवालों का किस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, उनको एक तरह से ट्रेनिंग दी गई। आज जो है खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है यहाँ पे आए, 1 घंटे का उनका संबोधन था। कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, वरिष्ठ विधायकों को जो है उन्होंने टिप्स दिए। साथ ही पीएल पुनिया प्रभारी थे, वो इस बैठक में शामिल थे, मोहन मरकाम थे, सभी मंत्री थे। तो कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि 2023 की जो तैयारी है वो कांग्रेस पार्टी ने भी अब शुरू कर दी है, क्योंकि विपक्ष की सक्रियता से कहीं ना कहीं कांग्रेस में हलचल बढ़ी थी और अब कांग्रेस पार्टी भी समझ गई है कि 2023 का जो विधानसभा चुनाव है वो हमारे लिए इतना आसान नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कुलेश्वर, आपका मेरे साथ आप जुड़े दोनों का। लेकिन धनंजय सिंह जी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता है छत्तीसगढ़ से, और उमेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मध्य प्रदेश से। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले उमेश शर्मा जी, हम वैसे भी कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी 24 आवर चुनावी मोड पर होती है, लेकिन हम देख रहे हैं बीते 2 दिनों से काफी सक्रिय है बीजेपी का संगठन भी और सरकार भी। तो क्या 23 की तरफ आप अभी से बढ़ चले हैं? नहीं मनोज जी, हम तो कभी भी छोटे लक्ष्य को सामने देखकर काम करते नहीं है। प्रश्न 2023 का या 2024 का नहीं है। प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने कार्य वैशिष्ट्य से विमुख नहीं होती है। एक सेना के अंदर बहुत अच्छा उदाहरण दिया जाता है कि जिनके सैनिक शांति काल में पसीना बहाते हैं, उनको युद्ध काल के समय कम खून बहाना पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार के कार्य वैशिष्ट्य में विश्वास करती है।
भारतीय जनता पार्टी की हमारी अपनी जो कार्य पद्धति है उसमें कार्यकर्ता का निर्माण हरमेश किया जाता है और सतत किया जाता है। आज भी आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश इकाई के हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी ने हमारे सभी 56 संगठनात्मक जो जिले हैं उनके अंतर्गत आने वाले लगभग 1664 जो हमारी मंडल इकाइयां हैं उनके मंडल अध्यक्षों से सीधा संवाद करा है। और उस सीधे संवाद के अंदर राजनीतिक चर्चा कम थी और समाज से जुड़ने का आह्वान और दिशा निर्देश ज्यादा शामिल थे जी। हमारे सभी मंडल अध्यक्षों को माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने आज निर्देशित करा है कि कोविड के सुरक्षा मानकों का पालन कराने के लिए एक व्यापक जन जागरण के कार्यक्रम में जुड़ जाएं। उन्होंने आग्रह करा है कि वैक्सीनेशन 100% हो जाए। इसमें एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते आपको अपने दायित्व का निर्वहन करना है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों के प्रति संजीदगी के साथ जुटी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अगर सीधे मंडल अध्यक्षों से संवाद करते हैं तो सीधा विषय सामने ये आता है कि जो हमारी मूल इकाई है उस मूल इकाई का जो आधार है, केंद्र बिंदु है, वो मंडल इकाइयां होती हैं। तो मंडल इकाइयां यदि मजबूत रहेंगी, मंडल इकाइयां यदि सशक्त रहेंगी, मंडल इकाइयां यदि सक्रिय बनी रहेंगी तो किसी भी प्रकार का राजनीतिक कालखंड आएगा उस राजनीतिक कालखंड में हम अपना धर्म प्रतिबद्धता के साथ निर्वहन कर पाएंगे। इसका अभिप्राय इतना सा ही होता है मनोज जी कि हम पल प्रतिपल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मांझते रहते हैं, तराशते रहते हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। यही खासियत है भारतीय जनता पार्टी के संगठन की। लेकिन बीजेपी की राह पर ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस चल रही है। वहां भी हम देख रहे हैं कभी प्रशिक्षण शिविर होते हैं या फिर ट्रेनिंग से टारगेट दिया जाता है। धनंजय जी, क्या कहेंगे आप? क्या ये माना जाए, कई बार हमने सुना है बड़े नेताओं के उससे, आपके यहाँ कांग्रेस में भी, कि संगठन की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का अलग संगठन है और हमें यदि भारतीय जनता पार्टी को पीछे करना है तो उसी आधार पर चलना होगा। लेकिन काफी मजबूत हुआ है छत्तीसगढ़ में संगठन भी और सरकार भी। तो क्या 23 की तरफ आप भी बढ़ चले? देखिए मनोज जी, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में 15 साल तक हम विपक्ष में थे और हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने जो छत्तीसगढ़ के किसानों का, यहाँ के युवाओं का, यहाँ के महिलाओं का, यहाँ के माटी के रक्षा के लिए जो संघर्ष किया है, बीजेपी के जो कमीशन खोरी और भ्रष्टाचारी सरकार रही उसको खास करके जो मेहनत किया है, आज हम सत्ता में हैं और लगातार हमारे यहाँ राजनीतिक गतिविधियां चलती रहती है। लेकिन देखेंगे कि बीच में कोरोना संकट काल आने के कारण सारी गतिविधियां शिथिल रही है और उस बीच में पूरे हमारे, चाहे हमारे नेताओं की बात कर लूं मैं, हमारी सरकार की बात कर लूं या हमारे कार्यकर्ताओं की बात कर लूं, आम जनता को इस कोरोना महामारी काल में हर प्रकार से सुविधा करने, मदद करने के लिए एकजुट रहे और काम करते रहे हैं। और संगठन की गतिविधियां लगातार चलते रहती है। और हमारे यहाँ तो हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, हमारे प्रभारी पीएल पुनिया जी की बात कर लूं या माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की बात कर लूं मैं, या हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी की बात कर लूं, सीधा बूथ स्तर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करते हैं और धरातल में जो काम होनी चाहिए उस काम को हमारे निरंतर मॉनिटरिंग किया जाता है। सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो बूथ स्तर के कार्यकर्ता बेहतर तरीके से बता सकते हैं, उसको हम बेहतर तरीके से और क्या कर सकते हैं, क्या उसमें कमियां हैं, तो लेकर लगातार संगठन काम करती है और काम कर रही है। आप भी बूथ को मजबूत कर रहे हैं, ये कह सकते हैं? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का बूथ बहुत ही ज्यादा मजबूत है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार में जैसे हमारी बूथ स्तर कार्यकर्ताओं की भागीदारी है और उसे सलाह के अनुसार उनके जो अनुभव, उनके आधार पर हम उसमें सुधार करते हैं। तो बूथ में संवाद स्थापित होते रहता है, वरिष्ठ नेता जाते हैं, बूथ के कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, उसका लाभ भी मिलता है। जी चलिए, आप बने रहिएगा। दोनों मेहमान मेरे साथ, राजेश रोटिया जी भी जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार है मेरे साथ। राजेश जी, 2023 की तैयारी की तरफ बढ़ती नजर आ रही। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस, लेकिन बीजेपी मध्य प्रदेश में हार गई 2018 में, वापसी हुई, फिर कांग्रेस यहां काम कर नहीं पाई। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी हुई यथावत है, हालांकि 2.5 साल का बीच में फार्मूला आया था तो कुछ सवाल भी खड़े हुए थे। लेकिन क्या ये माना जाए दोनों जगह यहां कांग्रेस कमजोर है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मजबूत है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमजोर है? नहीं, देखिए छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हमेशा से मजबूत रही है और जब अजीत जोगी जैसे नेता बीच में आ गए थे तब तो जरूर कांग्रेस कमजोर हुई थी, लेकिन कांग्रेस हमेशा से छत्तीसगढ़ में मजबूत रही है। और मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस का किला बचा रहा बीच में तो वो छत्तीसगढ़ के कारण ही था। और जहाँ तक ये मध्य प्रदेश की बात है, यहाँ पर कांग्रेस अब बहुत कमजोर है और का सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ पर जो कांग्रेस का जो काडर है
वो बहुत कमजोर है। लेकिन छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे तरह से वहाँ स्वाभाविक रूप से लोगों जो है वहाँ पर लोगों को पंजा पसंद है और यहाँ पंजा कमजोर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी बूथ पर जाने की बात कर रही है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भी बूथ पर, और कहते हैं कि चुनाव जीतने के लिए बूथ मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो क्या बीजेपी को मध्य प्रदेश में समझ आ रहा है कि बूथ मजबूत करना होगा फिर से एक बार? बिल्कुल निश्चित रूप से, अगर आपका बूथ मजबूत नहीं हुआ, आपका यूथ मजबूत नहीं हुआ तो आप नहीं करेंगे। यहाँ मध्य प्रदेश में यूथ और बूथ दोनों कमजोर कांग्रेस का। और मैं अभी भी कह रहा हूँ आपसे कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का भी शिकंजा थोड़ा कमजोर हुआ है, लेकिन कांग्रेस का पंजा जो है वो मजबूत नहीं है। इसलिए विकल्पहीनता की स्थिति के कारण भारतीय जनता पार्टी हमेशा मजबूत रही है यहाँ पर। जी ठीक है, आप बने रहिएगा मेरे साथ। उमेश शर्मा जी, बात दोनों स्टेट की चल रही है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी वो मजबूती के साथ नहीं काम कर पाई और अभी भी दिख रहा है कि कांग्रेस में मजबूत होते दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में आपने देखा कि आपकी वापसी भी हुई है और जिस तरह से बूथ तक जाने की बात पुनः बीडी शर्मा जी ने कही है, क्या ये माना जाए एक बार कि जब सरकारें होती है तो एंटी इनकम्बेंसी भी देखने को मिलती है और उसके लिए जरूरी है कि बूथ को मजबूत किया जाए? मनोज जी, छत्तीसगढ़ के संगठन के विषय में मैं बहुत ज्यादा गहराई से तो विषय नहीं रख पाऊंगा, पर प्रथम दृष्टया भारतीय जनता पार्टी का जो सार्वभौम स्वरूप है और सार्वभौम स्वरूप के आधार पर मैं आकलन के अनुसार ये कह सकता हूँ कि किसी राज्य में अगर हम सरकार में नहीं है तो उसका कारण ये नहीं माना जा सकता कि हमारा संगठन वहां पर कमजोर है। चुनाव के परिणाम जो होते हैं वो स्थानीय मुद्दों पर होते हैं। चुनाव की हार जीत के कारण अनेकों होते हैं। उसमें यह जरूर है कि संगठन एक प्रभावशाली भूमिका का निर्वहन करता है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन छत्तीसगढ़ हो या झारखंड हो या भारत के किसी अन्य भूभाग पर हो, भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है वो समान भाव के साथ वहां पर कार्यकर्ता निर्माण किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कमजोर है या छत्तीसगढ़ का संगठन वहां पर कमजोर होगा, ऐसा मैं अपने आप को समझ नहीं पाता। मुझे नहीं लगता है कि ये पूरा सच। ये सत्य है कि हम वहां पर सरकार में नहीं है और सरकार में नहीं होते तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारी कठिनाइयां कार्यकर्ताओं को सहना पड़ती है। जो राज्य सरकारें शासन में होती हैं वो राजनीतिक विभेद के आधार पर भी काम करती है, राजनीतिक पक्षपात भी होता है, कार्यकर्ताओं को अनेक प्रकार की असुविधाओं का भी सामना करना पड़ता है। कुछ कुछ राज्यों में तो ये भी अनुभव आते हैं कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को शारीरिक और मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया जाता है, जैसा पश्चिम बंगाल का उदाहरण हमारे सामने है। पर इसका अभिप्राय ये कतई नहीं है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का संगठन कमजोर होगा। अब रही बात मध्य प्रदेश इकाई की, तो मध्य प्रदेश इकाई के अंदर भारतीय जनता पार्टी, मनोज जी, मुझे लग रहा है कि केवल बूथ स्तर का आकलन भी छोटा होगा। इस समय तो हम लोग पेज प्रभारी तक पहुंच चुके हैं। एक मतदाता सूची के अंदर 1000 मतदाता हैं और मान लीजिए कि उस 1000 मतदाता में 50 पेज आते हैं, तो आप मान के चलिए कि हमारे पास 5 पन्ना प्रभारी हैं। हम पन्ना प्रभारियों के आधार पर काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे संगठन महामंत्री रहे अरविंद मेनन जी, वो तो कहा करते थे कि मतदाता सूची का ये जो पन्ना है ये हनुमान चालीसा की पांडुलिपि है। जैसे हनुमान चालीसा को जेब में रख के चलना चाहिए, वैसे ही ये पन्ना प्रभारियों को ये जो पन्ना है, एक जिसके अंदर 20 परिवार आते हैं और लगभग 200 मतदाता आते हैं, इसको आप जेब में रख के चलिए। और वो कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी के बूथ इकाई के कार्यकर्ता का काम सबसे अधिक यह है कि उसको खोपड़ी खोपड़ी और झोपड़ी झोपड़ी तक पहुंचना है। तो हम हर घर तक पहुंचने की तैयारी से काम कर रहे हैं और मानस में हम लोग प्रवेश करना चाहते हैं। और चाहे प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णु दत्त शर्मा जी हो, हमारे प्रांत के संगठन महामंत्री माननीय सुहास भगत जी भाई साहब हो या हितानंद जी जो हमारे संगठन मंत्री है, वे सभी भारतीय जनता पार्टी की इस बूथ इकाई की सशक्तिकरण के लिए निरंतर काम करते हैं। और बूथ इकाई का ये सशक्तिकरण जो है ये भारतीय जनता पार्टी के कार्य विस्तार का आधार बनता है। इस समय हम सरकार में हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा अधिक बढ़ जाती है। इस समय हमारे काम में रचनात्मकता ज्यादा होती है। इस समय हमारे जो कार्य होते हैं उनके अंदर सामाजिक व्यापकता बहुत अधिक होती है। इस समय समाज के प्रति जो प्रतिबद्धता है उससे जुड़ाव रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार के ब्रांड एम्बेसडर और राजदूत के रूप में लेकिन ये जुड़ाव क्या थोड़ा कमजोर हुआ है क्या, जिसकी चिंता है? कहीं ऐसी चर्चाएं होती रहती है बीजेपी के अंदर।
कतई कमजोर नहीं हुआ है, कतई कमजोर नहीं हुआ है मनोज जी, कतई कमजोर नहीं हुआ है। और मुझे लग रहा है कि कोरोना काल में तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की कार्य वैशिष्ट का और अधिक रंग निखर कर आया है। जिस प्रकार से चलती महामारी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने, चाहे अन्न का प्रबंधन हो, चाहे कच्चे राशन का प्रबंधन हो, चाहे वैक्सीनेशन की बात हो, चाहे मरीजों की सेवा शुश्रूषा की बात हो, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सिपाही की तरह डटा रहा, जैसे मेडिकल स्टाफ था, जैसे पैरामेडिकल फोर्सेस लगी थी, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी सन्निधि के साथ लगा हुआ था। धनंजय जी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक सैनिक की तरह लगा हुआ है, ऐसा उमेश शर्मा जी कह रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में आप लोग कांग्रेस को मजबूत नहीं कर पाए, वहां तो आपकी सरकार है और जो दिखाई भी दे रहा है। देखिए मनोज जी, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस कहीं भी किसी भी राज्य में कमजोर नहीं है, चाहे मैं राष्ट्रीय स्तर की बात कर लूं या राज्य स्तरों की बात कर लूं। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ जनता की सेवा करती खड़ी हुई। इसका ही परिणाम है कि मध्य प्रदेश में हमने शिवराज सिंह की सरकार को उखाड़ने में सफलता प्राप्त किए थे। वो अलग विषय की भारतीय जनता पार्टी सीबीआई, ईडी और आईटी के दम पर जो है सारी चीजों को व्यवस्थित कर देती है। कहीं भी भारतीय जनता पार्टी को अगर आप देखेंगे तो वो जो मजबूत नहीं है। अगर आप सीबीआई, आईटी को हटा दो तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन, सीबीआई और ईडी की यदि आप बात करते तो सरकार फिर आपकी भी है छत्तीसगढ़ में, वहां भी इस्तेमाल कर सकती थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसमें क्या था? हमारे पास नहीं, ईटी हमारे पास नहीं, तो सारी चीजें केंद्र सरकार के पास में। क्या हुआ मध्य प्रदेश में आती? मध्य प्रदेश में देख लीजिए क्या हुआ है, क्या राजस्थान में क्या प्रयास किया जा रहा है। अगर कोई संगठन मजबूत होता तो इस प्रकार के दुस्साहस वाला काम करते नहीं। वो जनता के बीच जाते, अपनी विचारधारा को रखते, कार्यकर्ताओं के बीच जाते, लेकिन उनको मालूम है क्योंकि उनकी जो रीति और नीति है वो छत्तीसगढ़ ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की जनता के पास छुड़ा चुकी है। पूरे तरीके से अनैतिक कार्यों से जो केंद्रीय शक्ति है उसको दुरुपयोग करके जो लोकतंत्र से चुनी सरकार को अस्थिर करके कोई अपने आप को अगर मजबूत मानता है, मुझे ऐसा लगता है उनको आत्मविश्लेषण करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी देश में मजबूत है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, अगर 10 साल का रिकॉर्ड भी अगर देखते हैं तो जहां जहां भाजपा शासित राज्य है, चाहे मैं केंद्र की बात कर लूं, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर लूं, मैं इनके और मध्य प्रदेश की बात कर लूं, मैं आप जहां भी भाजपा की सरकार है वहां पे आप देखेंगे तो कांग्रेस के नेताओं को डराया गया है, धमकाया गया है, पार्टी मिलाया गया, उसके बाद तो सरकार बनाने में सफलता प्राप्त किए हैं। अगर भाजपा मजबूत होती तो स्थिति नहीं आती कहीं भी। जहां सरकारें होती वहां से इस तरह की खबरें आती रहती। कांग्रेस की जहां सरकार वहां से बीजेपी के लिए मुश्किल है, जहां बीजेपी की सरकार वहां कांग्रेस के लिए मुश्किल है। धनंजय जी, राय सिरोटिया जी, क्या ये माना जाए कि जिसकी सरकार जहां होती है वहां उसका दम ज्यादा होता है? अब आप इस हिसाब से अगर आप आकलन करेंगे जी तो आप पश्चिम बंगाल में देख लीजिए। बंगाल में वहाँ पर आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, सबको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। उनके साथ में उत्पीड़न हो रहा है, उनको जो है सारी चीजें हर तरह से उनको इस बात के लिए विवश किया जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दें। तो ये मध्य प्रदेश जैसे राज्य में तो संभव नहीं है। यहाँ तो बड़ी स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जो है ये चल रही है। तो कांग्रेस में जो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में भी आप देख लें कि जो भाजपा में है वो भाजपा में है। लेकिन आप अगर ऐसे राज्यों में आप जाके देखेंगे जहाँ पर कि लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है तो वहाँ आप क्या कहें? बिल्कुल। चलिए, उमेश शर्मा जी, जैसा कह रहे थे धनंजय जी कि कहीं हम कमजोर नहीं है, बल्कि ये जरूर है कि सरकार जो आपकी केंद्र की सरकार है वो कांग्रेस को कमजोर कर दी। मुझे लगता है मनोज जी कि धनंजय के कहने का अभिप्राय यह है जैसे चन्नी सुपड़े को ये बोले कि तुझमें छेद बहुत ज्यादा है। हमने तो आपकी सरकारें कहीं भी अस्थिर नहीं करी है। आपके नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षा है, आपके नेताओं के अपने प्रलोभन है। आपकी पार्टी के अंदर अखिल भारतीय स्तर से लेकर प्रांतीय स्तर तक जो है वो पीढ़ी का संघर्ष चल रहा है। आपका जो पुराना थका हुआ और बूढ़ा नेतृत्व है वो कहीं भी नौजवान चेहरों को आगे आने नहीं दे रहा है। G23 जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने तैयार नहीं करा है। जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को चुनौती दे रहा है धनंजय जी, वो भारतीय जनता पार्टी के कारण नहीं दे रहा है। चाहे गुलाम नबी आजाद हो या कपिल सिब्बल हो, जितिन प्रसाद जी तो अभी आपसे अलग हो गए हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पर भी आपके संगठन की दुर्दशा यही है। और मध्य प्रदेश का आप उदाहरण दे रहे, हमने आपकी सरकार गिराई। आपके मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री भी स्वयं रहना था, आपके मुख्यमंत्री को प्रदेश अध्यक्ष भी स्वयं रहना था। वो इस बात पर अड़िग हो गए थे जैसे दुर्योधन की मनोवृत्ति थी
कि 5 गांव की बात तो छोड़िए, मैं सुई की नोक बराबर भी ज्योतिरादित्य जी को नहीं दूंगा। उप मुख्यमंत्री का वायदा चुनाव के पहले करा गया था। एक संभावनाशील नौजवान नेतृत्व तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर कमलनाथ जी की सरकार की स्थापना करवाई जी। और बूढ़े और साथी शकुनी वृत्ति के दिग्विजय सिंह जी ने पीछे से षड्यंत्र रचकर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को और उनके समर्थकों को निरंतर अपमानित करा, उपेक्षित करा। ये आपकी सरकार के जाने का कारण बना है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही स्टेट की हम बात कर रहे थे। अभी खैर चुनाव में वक्त है, 2021 चल रहा है, चुनाव 2023 में होंगे। लेकिन आजकल यही होता, पहले जैसे चुनाव का समय नहीं होता है कि ठीक चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस मैदान में आए चुनाव लड़ने बैठ जाए। आजकल तो पूरे 5 साल तैयारी करना होता है और ये सिखाया है भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि जैसे ही चुनाव जीतती है और अगले चुनाव की तैयारियां शुरू कर देती है। पर बीच में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाना पड़ा, हालांकि वापसी भी हो गई, पर चिंता अभी भी है। और चिंता इस बात की है कि जो छवि बिगड़ी है, जो छवि पर सवाल खड़े हुए कोविड के बीच में, इसको कैसे सुधारा जाए। लेकिन बूथ मजबूत होगा तो सब कुछ मजबूत हो जाएगा। यही बीजेपी चाहती है और छत्तीसगढ़ में यही कांग्रेस। अब कौन किस पर भारी, कितनी तैयारी देखिएगा, पर इतना जरूर है कि 23 की तैयारी में दोनों ही दल लगे। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND24 पर।